हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 4। सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के आप इस पते पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसका PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर एक सेट का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड करते रहिए आने वाले सारे वीडियोज के PDF को। तो करते हैं सेट नंबर 4 का पहला सवाल। एल्कलॉइड होते हैं, जो एल्कलॉइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं। तो ये अम्ल वाले को तो पहले उड़ा दो। ये क्षारीय होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम आपको एक नाइट्रोजन एटम तो दिखेगा ही, और ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर है। एल्कलॉइड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे क्षारीय यौगिक हैं जिनमें कम से कम एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ऑक्सीजन, सल्फर ये सारे भी उपस्थित हो सकते हैं। यह भिन्न प्रकार के जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। कुछ एल्कलॉइड जीवाणु से प्राप्त होते हैं, कुछ कवक से प्राप्त होते हैं, कुछ पादप से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतु से भी प्राप्त होते हैं। यह जल में अघुलनशील है और कार्बनिक विलायक जैसे डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में घुलनशील है। जल में नहीं घुलेगा, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है जैसे कि डाई इथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब में घुल जाएगा। ये देखो, ये मॉर्फिन की संरचना है। यहाँ देखो एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर नहीं है, लेकिन कुछ होंगे जिसमें सल्फर एटम भी हो सकता है। नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। नाइट्रोजन तो होना ही होना है। एग्जाम्पल्स देख लो। क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एफेड्रिन जो कि एफेड्रा प्लांट से प्राप्त होता है। एंटी अस्थमा, अस्थमा के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपिन, निकोटीन, मॉर्फिन, कोकीन, कोडीन, कैफीन, ये सारे एल्कलॉइड्स हैं। निकोटीन जो कि तंबाकू में होता है, कैफीन जो कि कॉफ़ी में होता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो लौंग हम लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो पुष्प की कली होती है। ठीक है, वो पुष्प की कली होती है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। लौंग का उपयोग मसाला के रूप में किया जाता है। लौंग सुगंधित शुष्क पुष्पकली है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? एथिल अल्कोहल कहने का मतलब एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। CH3CH2OH, यह है रासायनिक सूत्र। तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इस एथेनॉल में बदल देगा? तो यह है हमारा जाइमेज। आंसर हो जाएगा सी। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा डायस्टेज, जो कि यहाँ है। इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ये माल्टेज एंजाइम, जो कि यहाँ है। इस ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा जाइमेज, जो कि हमारा आंसर है। और यह है मोलेसिस। मोलेसिस जो कि गन्ने से बनाया जाता है। घर में जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है। ये जो फार्मूला है ये भी सुक्रोज का ही है। तो इस सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन? इन्वर्टेज। ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है C6H12O6, सुक्रोज का ये होता है। तो इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा कौन? इन्वर्टेज, जो कि यहाँ है। गैल्वेनाइजेशन होता है। लोहे, इस्पात, इन सब पर जंग न लगे, इससे बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जस्ते का निक्षेपण। जो इस्पात है वो लोहा और कार्बन के मिश्र धातु है। हालांकि जो कार्बन है वो ये तो अधातु है, लेकिन फिर भी हम लोग लोहे और कार्बन के मिश्र धातु को, लोहे और कार्बन का जो मिक्सचर होता है उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं, और ये इस्पात होता है। यहाँ पिक्चर में दिखलाया गया है। ये इसमें है मोल्टेन जिंक, जिंक पिघला हुआ। ये स्टील है, इस्पात है। इसको इसमें डुबोया गया और इसके ऊपर देखो जिंक की परत चढ़ गई। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। अब ये जो इस्पात है ये गैल्वेनाइज्ड स्टील है, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ चुकी है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि वास्तविक फल नहीं है, यानी कि झूठा फल है? तो यह है सेब। सेब जो है ये वास्तविक फल नहीं है। बाकी ये सारे जो है हमारे वास्तविक फल हो जाएंगे। सत्य फल और असत्य फल, इन दोनों में क्या अंतर है? जो फल सिर्फ अंडाशय से विकसित होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं, या फिर यथार्थ फल, वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। निषेचन के बाद आप जानते हो जो अंडाशय होता है वो फल बन जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज बन जाता है। तो अगर फल का निर्माण केवल और केवल अंडाशय से हुआ है तो उसे हम सत्य फल बोलेंगे। लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग फल बनाने में भाग लेते हैं
तो उससे हम असत्य फल बोलते हैं। केवल अगर अंडाशय से बना है तो सत्य फल। अंडाशय के अलावा अगर फूल के अन्य भाग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं फल बनाने में तो उसे हम असत्य फल बोलेंगे या आभासी फल बोलेंगे। सेब, रसभरी, अखरोट, नाशपाती ये सारे असत्य फल हैं। इन सब में जो खाने वाला भाग होता है वो पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है, और ये सारे जो है हमारे सत्य फल है। इन दोनों में और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह जो हाइड्रोजन गैस है ये रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है और ज्वलनशील गैस है। अगर ऊष्मा मिल जाए तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जल उठती है। हीलियम तो आपको पता ही है अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। तो क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये ज्वलनशील गैस है इसीलिए गुब्बारों में जो है ये हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में हल्की गैस तो हाइड्रोजन है लेकिन भरी जाती है हीलियम क्योंकि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है। तो हीलियम भरी जाती है क्योंकि ज्वलनशील हीलियम जो है नहीं होती है। ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन पहले घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ेगा, 4 के बाद घटेगा। ऐसा सिर्फ जल के केस में होता है, वरना किसी भी पदार्थ को आप गर्म करते हो तो उसका आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन जल के केस में क्या होता है? 0 से 4 में पहले आयतन घटेगा और उसके बाद 4 के बाद बढ़ेगा। तो ऐसा सिर्फ जल के केस में होता है। इसे जल का असामान्य प्रसार कहा जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रम से भी हम लोग दूरी ही मापते हैं, लेकिन एंगस्ट्रम जो है बहुत ही छोटी इकाई है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या मापनी है, वेवलेंथ मापनी है, परमाणु की त्रिज्या मापनी है तो हम एंगस्ट्रम में माप सकते हैं। तो बहुत ही छोटी यूनिट है ये। दूरी की देख लो कौन कौन सी इकाई है। दूरी के लिए जो एसआई इकाई है वो तो मीटर है। एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर ये होता है। एक पार्सेक बराबर ये होता है। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल माइल में मापते हैं। जो लक्स है यह है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति की एसआई इकाई। वेबर जो कि यहाँ पर है वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। दूरी की सबसे जो बड़ी इकाई है वो है पार्सेक, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी ट्यूबलाइट में, जैसे ये ट्यूबलाइट है, यहाँ देखो चौक लगाया गया है, इसका काम होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। आपने CFL देखा है, अब तो हालांकि LED का इस्तेमाल होता है, लेकिन CFL जो है हम लोग कुछ साल पहले खूब यूज किया करते थे। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। कभी टूटा हुआ CFL आपने देखा होगा, जैसे CFL है उसका जो ग्लास है वो टूटा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर जो है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। उस ग्लास पे व्हाइट कलर के पाउडर से कोट किया गया होता है। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है उसे हम लोग फॉस्फोर बोलते हैं। फॉस्फोर, तो ये जो ग्लास है ना, इसके ऊपर फॉस्फोर की कोटिंग की हुई होती है। ये खास तरह का ठोस पदार्थ होता है। इसके पास खासियत ये होता है कि जब इस पर विकिरण गिरती है, जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है गिरती है, तो ये ग्लो करने लगता है। ये जो CFL है, इसमें जो ग्लास ट्यूब है, इसमें मरकरी वेपर को भरा गया होता है। मरकरी वेपर, पारे के वाष्प को इसके अंदर भरा गया होता है। आर्गन गैस भी इसमें भरी हो सकती है। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है इस वेपर से, इस मरकरी वेपर से, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है निकलती है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी विकिरण जब जाकर के यहाँ पर फॉस्फोर से जाकर के टकराती है, तब ये ग्लो करने लगता है और इससे हमें रोशनी मिलती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसमें मरकरी वाष्प को भरा गया होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है निकलती है जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, और जो ग्लास ट्यूब है इस पे अंदर से फॉस्फोर की कोटिंग की गई होती है। CFL का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। और LED जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, LED ये है लाइट एमिटिंग डायोड।
बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन जो है ये अदिश राशि है ना, ये अदिश राशि है। अब देखो सरफेस टेंशन के कारण जो है बहुत कुछ होता है जो अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पतली सुई अगर पानी की सतह पर तैर रही है ना, तो क्यों तैर रही है? सरफेस टेंशन के कारण। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें मिट्टी तेल डाल दें जल में तो उसका सरफेस टेंशन जो है कम हो जाता है और लार्वा डूब जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, पारे का कण जो है गोलाकार होता है। इन सब के पीछे कारण जो है पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। मतलब इनमें से क्या नहीं बदलता? जब साउंड एयर से वाटर में जाती है, जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब नहीं बदलती है आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम ये सब बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है। माध्यम बदलने से ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है कहने का मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। आवृत्ति बढ़ने से क्या होता है? ध्वनि का तारत्व बढ़ता है, पिच बढ़ता है, जिससे जो आवाज़ है ये पतली होती है। तो जो महिलाएं होती है उसके साउंड में पिच ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी अधिक होती है, इसलिए आवाज़ पतली होती है। वहीं पुरुष की अगर हम बात करें तो आवृत्ति कम, ध्वनि का तारत्व कम और आवाज़ जो है महिलाओं की अपेक्षा मोटी होती है पुरुषों के केस में। आयाम बढ़ने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है, लाउडनेस बढ़ती है, आवाज़ जो है ऊंची होती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण, आंतरिक नहीं यहाँ लिखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे में चमक का होना, हीरा जो चमकता है, कारण क्या है? TIR। प्रकाशिक तंतु कार्य करता है यानी कि यही ऑप्टिकल फाइबर, इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रकाशिक तंतु। रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच के कटे हुए भाग का चमकीला दिखना, पानी में परी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। इन सब के पीछे कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष के बनने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का रोल नहीं होता है। इंद्रधनुष बनने में केवल आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। मान लो एक कमरा है, हम बीच में चाहते हैं कि एक पार्टीशन डाल दें ताकि 2 कमरा हो जाए और आवाज़ भी एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जाए, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा वो है कांच की रुई। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांच की रुई, ग्लास वूल का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप ये काम करता है केवल परावर्तन के सिद्धांत पर। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप, बहुरूपदर्शी यानी कि कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जहां केवल प्रकाश का परावर्तन होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? क्वार्ट्ज जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2, ये नेचर में क्वार्ट्ज के रूप में ही पाया जाता है। यानी क्वार्ट्ज मुख्य रूप से SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसी को हम लोग सिंपली सिलिका बोलते हैं। ये काम करता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो का मतलब प्रेशर होता है, दाब होता है, दबाव होता है, और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये दाब और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या है कि संबंध है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि क्वार्ट्ज है, जिन पर हम जब दबाव डालते हैं तो उनमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, या फिर बोल दो जो चार्ज है ये फ्लो करने लगता है, या फिर बोल दो कि करंट जनरेट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ पर यांत्रिक दबाव डाला जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं।
पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ जैसे कि क्वार्ट्ज है, टोपाज है, बर्दिनाइट है, ये सारे। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? क्या होगा आंसर? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। आंसर हमारा होगा विटामिन डी। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। प्लेटलेट्स, विटामिन के और कैल्शियम खनिज, ये सारे जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो कैल्शियम, जो हम भोजन के साथ कैल्शियम लेंगे किसी भी चीज़ में, अगर कैल्शियम, जैसे दूध में कैल्शियम है, दूध पिएंगे तो कैल्शियम हमारे बॉडी में जाएगा, हड्डियों में चला जाएगा। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, यानी कि हड्डियाँ जो है, जो भी चीज़ जिसमें कैल्शियम का रोल होता है वो सारी जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन विकल्प में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन जो है महिलाओं के अंदर अंडाशय के द्वारा होता है। इसका काम है लैंगिक अंगों का विकास और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना इसी हार्मोन के कारण होता है। पुरुषों के अंदर अगर हम बात करें तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा बनाया जाता है, स्राव किया जाता है। इसका काम है लैंगिक अंगों का विकास पुरुषों के अंदर और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना इस हार्मोन के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका बनाती है। इसका काम है रुधिर शर्करा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बनाने का काम तो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन स्राव करने का काम पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि। प्रसव के समय यानी कि डिलीवरी के समय गर्भाशय को संकुचित करवाता है, स्तन से दुग्ध स्राव करवाता है ऑक्सीटोसिन। थायरोक्सिन हार्मोन जिसे हम लोग T4 बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्राव किया जाता है। इसका काम ये सारे हैं। आधारी उपापचयी दर का नियमन यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण, जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन, आरबीसी बनने की प्रक्रिया में सहायता, ये सारे जो है काम है थायरोक्सिन हार्मोन के। थायराइड ग्रंथि के खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ये जो थायराइड ग्रंथि है जो कि हमारे गले में है, ट्रैकिया के ऊपर जो है, इसे अगर हेल्दी रखना है तो हमारे बॉडी में आयोडीन होनी चाहिए। आयोडीन होनी चाहिए। आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कमी से एनीमिया होती है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। हमारे जीव के अलग अलग भागों के द्वारा जो है अलग अलग स्वाद का पता लगाया जाता है। जैसे सबसे आगे वाले भाग से मीठा और सबसे पीछे वाले भाग से बिटर यानी कि कड़वा। तो आंसर हमारा पीछे का भाग हो जाएगा। तो आगे से मीठा बोलो, पीछे से कड़वी कड़वी बातें बोलो। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लोग उसके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, खूब तारीफ करते हैं और पीछे जाकर के कड़वी कड़वी बातें करते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है जीव के अंदर, आगे से मीठी मीठी और पीछे से करवाहट। साइड से, तो साइड से, दोनों साइड से नमकीन और खट्टा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीछे का भाग। स्वाद का पता लगाने वाले जो सेल्स होते हैं जीव में, उसे हम लोग बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं, यही है जो स्वाद का पता लगाते हैं। अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक तना है जड़ नहीं। अदरक जो है ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसीलिए अदरक तना है, जड़ नहीं। ऐसा नहीं है, जो जड़ें होती है वो भी फूड को स्टोर जो है कर सकती है। तना भी कर सकता है, जो जड़ है ये भी कर सकती है फूड को स्टोर। जैसे कि मूली है, गाजर है, ये सब क्या है? फूड को स्टोर की हुई है जड़ें। अदरक जो है तना है, आलू जो है तना है, लेकिन मीठा आलू जो है वो जड़ है। तो ये आंसर तो नहीं है। इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक तना और जड़ में। एक तना और जड़ में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तना में आपको नोड और इंटरनोड मिलेगा। नोड पे ही पत्तियां आती है। दो नोड के बीच का जो गैप होता है इंटरनोड कहलाता है। तो ये आपको केवल तना में दिखेगा, जड़ों में ये चीज़ जो है नहीं दिखते। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो प्रकाश की गति और माध्यम के अपवर्तनांक में उल्टा संबंध है।
पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। शून्य यानी कि निर्वात अपवर्तनांक 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003। कांच का क्या होगा 1.52। तो न्यूनतम होगी, किसमें न्यूनतम होगी? कांच में से। डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में सबसे मीठी चीनी है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा जो शर्करा है वो है फ्रक्टोज। पके हुए फल में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। और नेचुरली जो सबसे मीठा शुगर है या मीठी चीनी है वो है फ्रक्टोज। तो ये सारे के सारे जो है वो ये शुगर है या फिर बोल दो चीनी है, शर्करा है, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। घर में जो हम चीनी खाते हैं सुक्रोज होता है। रक्त में जो चीनी है ग्लूकोज होता है। मीठे फल में जो चीनी है फ्रक्टोज होता है। दूध में जो चीनी है लैक्टोज होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है। अब जिनको डायबिटीज है, जिन्हें मधुमेह है, जिन्हें चीनी खाने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जो भी मैं खाऊं वो मीठा मीठा हो, लेकिन क्योंकि चीनी तो खा नहीं सकते हैं, ये सारे नहीं खा सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज है, मधुमेह है, वो ये सारे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो इन सारी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको मीठा चाहिए। तो उनके लिए है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये मीठापन देगा लेकिन ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ब्लड शुगर जो है हाई होता है, तो ब्लड शुगर के लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा ये सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। जैसे एस्पार्टेम है, सबसे ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल होता है एस्पार्टेम। ये जो हम घरों में चीनी खाते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर जो बनाया गया वो सैकरीन था, जो कि जो हम घरों में चीनी खाते हैं उससे 550 गुना ज़्यादा मीठा है। सुक्रेलोज, एलिटेम ये 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। तो मान लीजिए कोई मिठाई है, उसमें जो हम घरों में चीनी खाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसमें मान लो कि ये एस्पार्टेम का इस्तेमाल हुआ है, तो एक डायबिटिक पेशेंट जो है उस मिठाई को खा सकता है क्योंकि उससे ब्लड शुगर में कोई चेंज नहीं आएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। फलियां यानी कि लेग्यूम्स अत्यधिक पौष्टिक होती है, यानी जो दलहनी पादप होते हैं वो अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता या होती है। तो जो दलहनी पादप होते हैं उसी को हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं या फलिया बोलते हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है दलहनी पादप के बारे में। तो प्रोटीन रिच सोर्स होते हैं। फलिया या लेग्यूम्स या दलहनी पादप के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लेग्यूम प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। ये सारे जो है आपके दलहनी पादप कहलाते हैं या फिर लेग्यूम्स कहलाते हैं। ये सारे जो होते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत वाले होते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है, तो यह है इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। अवरक्त विकिरण हिंदी में बोलते हैं, ताप स्रोत के रूप में उपयोग होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर किसी चीज़ पर ये रेडिएशन अगर गिर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन अगर गिर रही है तो वो चीज़ गर्म हो जाएगा। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर गठिया के इलाज में, रूमेटॉइड गठिया के इलाज में, जिसे हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड विकिरण को फिजियोथेरेपी के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक माना जाता है। तो फिजियोथेरेपी करवाया जाता है मांसपेशियों में जब दर्द होता है। तो ये हमारा सेट नंबर 4 का यहाँ पर द एंड होता है। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके लाइक बटन को अभी के अभी दबा दें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 5 में। थैंक यू सो मच।